में आप फुली सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के अंडर कर दिया जाए। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो फैसिलिटीज इंडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं खुद जम्मू और कश्मीर से हूँ, और अगर वहाँ पे जॉब वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स को दिया जाता है मौका। और आप किसी भी वहाँ पे गवर्नमेंट चले जाइए इंस्टीट्यूट में और मोस्टली आपको 50-60% कश्मीरी ही मिलेंगे वहाँ पे। तो तब भी आपको वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिलेंगी जो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? मैं जवाब दूं? देखिए मेरी बहन, आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम अगर आपने मेरे मुतलिक पढ़ा है, मेरी तंजीम के मुतलिक, हमारा एक वाजिया मौक़िफ़ है, कोई ढका छुपा मौक़िफ़ नहीं है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर, हमने पाकिस्तान के साथ में हिंदुस्तान। तो मेरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। ये हमारा मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल बिलीफ है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं, जो अभी आपने अब दूसरी बात की, कि ये कश्मीरी लोगों का हक है। वो अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, शौक से जाए जमहूरी तरीके से। पाकिस्तान के साथ जाना चाहे, शौक से जाए जमहूरी तरीके। लेकिन अगर यही कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इनको ये हक देना चाहिए, अगर जमहूरियत में ये फैसला करें। ये हमारा मौक़िफ़। लेकिन यासीन साहब, आपकी बातों से लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, असल में दिल पाकिस्तान के साथ है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पॉलिटिकल बिलीफ झूठा है, हर एक पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल बिलीफ है। जिस तरीके से आज जब नरेंद्र मोदी जी की यहाँ सरकार आई, क्योंकि इनका पहले से 47 से एक पॉलिटिकल बिलीफ था, इनको आज तक मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन आपने देखा इनको मेजॉरिटी मिली, ये अपनी कलर में आ गए। अब वो ये बात करते थे जो इनका पॉलिटिकल बिलीफ है, आज उन्होंने वही सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। कहते हैं नो मर्सी, हमको सिर्फ। जब वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जबान करते हैं, आपको क्यों तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ में ये है, उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त जबान ही नहीं इस्तेमाल की। उन्होंने पाकिस्तान से उन्होंने तो कल भी कहा कि हमको पाकिस्तान फ्रीक है कश्मीर का, कश्मीरी नहीं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप एमईए की कल की प्रेस ब्रीफिंग देख लीजिए, उन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान फ्रीक है, कश्मीरी नहीं। तो मेरा ये है, इसी तरह हमारा भी एक पॉलिटिकल बिलीफ है जिसको हम प्रोपोगेट करते हैं पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी। तो किसी का पॉलिटिकल बिलीफ झूठा नहीं हो सकता है। हमारा पॉलिटिकल बिलीफ ये है कि हम आज़ादी चाहते हैं। सर मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद कभी यूएसए से हेल्प मांगता है, कभी चाइना से उसकी हेल्प करती है। आप इंडिया से बात क्यों नहीं करते सर? उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान तो खुद ही कभी अमेरिका से मदद मांगता है, कभी चाइना के पास भीख मांगता है, वो आपकी क्या मदद करेगा? मैंने पहले भी आपको कहा, अब भी ये मैं बात दोहराता हूं कि जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, ये कश्मीरी लोगों की अपनी तहरीक आज़ादी। हम पाकिस्तान के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाते, क्योंकि इस तहरीक में कश्मीरी लोगों की अपनी जानें गई हैं जो अभी तक जा रही। इसमें कश्मीरी लोग कुर्बानियाँ दे रहा है, और हर कश्मीरी ने इस तहरीक में सफ़र किया है। और कोई भी कौम जो फर्दन कुर्बानियां दे रही होगी, वो आपको लगता है कि वो किसी मुल्क के पास जाएगी भीख मांगने के लिए? यासीन साहब, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी से बात करके देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम एक और ब्रेक रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में यासीन मलिक पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। यासीन साहब, ये सब जानते हैं कि आप कहते तो हैं कि अब मैं गांधी जी के रास्ते पर चलूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपकी दोस्ती है हाफिज सईद से। आप करते वो है जमात इस्लामी चाहता है, आप करते वो है जो जमातुल दावा चाहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देखिए आप मुझे तो हाफिज सईद के बारे में बताइए। मैं इसी की तरह आ रहा हूं। आप उनके साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? मैं बैठा था। वो आतंकवादी है कि नहीं है? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जाम है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यासीन साहब, ये सब जानते हैं कि आप कहते तो हैं कि अब मैं गांधी जी के रास्ते पर चलूंगा, मैंने हथियार फेंक दिए, बंदूक फेंक दी, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपकी दोस्ती है हाफिज सईद से। आप करते वो है जमात इस्लामी चाहता है, आप करते वो है जो जमातुल दावा चाहता है। पहले तो यह है कि 94 में हमने सीज फायर किया, 94 से लेकर अब तक ये 2014 है।
20 साल होते। मैं आपकी स्टेट को चैलेंज करता हूं कि इन 20 साल में वो एक एविडेंस देंगे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पॉलिटिकल मूवमेंट के बगैर वायलेंस के साथ किसी किस्म का एक एविडेंस। मैं आपको देता हूं एविडेंस। 11 फरवरी 2013 को आप इस्लामाबाद गए, अफजल गुरु को फांसी पर दी जाने के खिलाफ आपने वहां पर अनशन किया और हाफिज सईद आकर आपकी गोद में बैठ गए। तस्वीरें हैं, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं आपकी और हाफिज सईद की तस्वीर। मैं इसका जवाब ये देखिए, यासीन मलिक और हाफिज सईद ऐसे बैठे जैसे दो बिछड़े भाई भाई सभी ने हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रमजान सीज फायर का ऐलान किया, उस वक्त ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर की लीडरशिप पाकिस्तान जाना। देखिए, आप मुझे तो हाफिज सईद के बारे में बताइए। मैं इसी की तरह आ रहा हूं। आप उनके साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? मैं बैठा था, बिल्कुल। वो आतंकवादी है कि नहीं है? मुझे आप बात करने देंगे इस? अच्छा, बताइए। तो उस वक्त ऑन रिकॉर्ड वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कश्मीर की लीडरशिप पाकिस्तान जाना चाहती है, पाकिस्तानी लीडरों के साथ और मिलिटेंट लीडरों के साथ बात करने के लिए, ताकि एक जेन्युइन पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाए। उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट तब्दील हुई, नए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए। 2006 में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, ऑफिशियल मीटिंग। मेरा उसमें एक पॉइंट था जो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखा। मैंने कहा जो मिलिटेंट लीडरशिप भी हैं, मुझे लगता है कि आप उनको भी इस बातचीत में लाई, ताकि ये बातचीत पूरी तरीके से पीसफुल बन जाएगी। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हम इस सिलसिले में मदद भी चाहते। मैं अमेरिका गया था, फिर ज़लज़ला आया कश्मीर में, तो मैं वहाँ पर गया था, पैसे लेकर, एड लेकर वहाँ पर गया था। उसके बाद मैं मुरीद कैंप में खुद गया हाफिज सईद साहब से मिलने के लिए। उन्होंने वहाँ पर एक फंक्शन की और फंक्शन में लोग भी थे, उसके कैडर भी थे, जहाँ पर मैंने स्पीच की थी। और स्पीच मेरी ये थी, मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा एक अंग्रेज़ जिसका नाम मार्टिन लिंग्स है, वो मुसलमान बन गया। उसके बाद उसने 5 साल अरबी पढ़ा, उसने इस्लामिक हिस्ट्री पे PhD किया, फिर उसने सीरत पे किताब लिखी जो आज ऑथेंटिक किताब मानी जाए। मैंने कहा, उसने ये लिखा मैं मुसलमान कैसे हो गया। उसने लिखा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबात में एक खुतबा है, उसमें वो फरमाते हैं कि मैं आपको बता दूं, रोज़ा, नमाज और ज़कात जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, क्या मैं आपको बताऊं इससे भी अफजल क्या है, बेहतर क्या है? इससे अफजल और बेहतर यह है, अगर आपको कोई सलाह की दावत देता है, अमन की दावत देता है, यू परचेज पीस विद हिम। ये बात मैंने वहां कही। आप मेरी बात पहले, आप देखिए, मैं उधर आता हूं। नहीं, आप उधर आइए। अब मैं आ रहा हूं। मेरा सवाल नहीं, आप नहीं आ रहे। मेरा सवाल यह है कि जिस हाफिज सईद ने बेगुनाहों को मारा, मासूमों को मरवाया, जिसने अजमल कसाब को यहां भेजा हथियार लेकर, जिसने उसके 9 साथियों को भेजा, उसके साथ आप बैठे हैं? मैं इधर ही आ रहा हूं, इस फोटो की तरफ। हाँ, फोटो की तरफ आइए। फोटो की तरफ जी। अच्छा, मेरा इस पूरे हिंदुस्तान के जितने मीडिया सेंटर हैं या गवर्नमेंट हैं, जब वहां मैं गया ये तकरीर की, यहां हंगामा क्यों नहीं हुआ? तब सब खुश क्यों? तब तो मैं मुरीद कैंप में ही गया था, किसी ने कोई बात नहीं की। आप इसकी बताइए, फिर मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। इसकी मेरे पास उसकी भी डिटेल्स है। मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैं पाकिस्तान गया था, यहाँ से अफजल गुरु साहब की फांसी हो गई, तो मैंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 48 घंटे की भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल का क्या मतलब है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक का एक ही मैसेज है कि आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने आप को तकलीफ देकर, न कि किसी किस्म की आप वायलेंस करते हो, न किसी को तकलीफ दे रहे हो। ये बेसिक कंसेप्ट है हंगर स्ट्राइक। यही हंगर स्ट्राइक मैंने की पाकिस्तान की सरजमीन पे, और वहां पर सिविल सोसाइटी के लोग आए, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग आए, वहां पर हाफिज सईद साहब भी आए। लेकिन ये मुझे आप बताए कि ये जो हंगर स्ट्राइक है, इसका फलसफा क्या है, इसकी मैसेज क्या है? वो जो हाफिज सईद आए थे, उसका मैसेज क्या है? मैंने तो वहां किसी को भी नहीं बुलाया था। जितने भी लोग आए वो खुद आए,
लेकिन जो ये हंगर स्ट्राइक का कैंप था, इस हंगर स्ट्राइक की मैसेज और कंसेप्ट क्या है? इसका एक ही मैसेज है कि आप पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा काश वो हंगर स्ट्राइक आपने बंबई हमले के बाद हिंदुस्तान में किया होता तो आप यहाँ पर वाही वाही लूट रहे होते, आपके ऊपर इतने सवालात के इल्जामात नहीं चल रहे होते। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया, आप मुझे ये भी कह सकते हैं जी, जो पाकिस्तान में जब मारे जा रहे लोग, आप उस पर भी क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक करते? मामला ये है जो पाकिस्तान, जो बम्बई में हुआ, मैंने पहले भी किया, मैं अभी इसको रिपीट कर रहा हूँ। खाली यासीन मलिक नहीं, कश्मीर में जितने भी तहरीक के लीडर हैं, उन सबों ने बम्बई के इंसिडेंट को कंडम किया और ये कहा कि ब्रूटल किलिंग। यासीन साहब, उन्होंने कहा कि अफजल गुरु को फांसी दे दें तो आप हंगर स्ट्राइक करेंगे, और मुंबई में हमला हो जाए तो हाफिज सईद के खिलाफ आप कुछ नहीं कहेंगे, आप हंगर स्ट्राइक नहीं करेंगे? भाई साहब, अगर मैं भी आपसे एक बात पूछूं, आप हिंदुस्तान के शहरी हो, जब गांधी जी यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे तो बरतानिया से जो शहरी हैं वो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं भी अगर आपको एक बात पूछूं, 1 लाख कश्मीरी कत्ल किए गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, छोटे छोटे बच्चे। अगर मैं आपसे भी ये पूछूं, कश्मीर के हर मोहल्ले, कश्मीर के हर गांव और मोहल्ले में सिर्फ शहीदों के कब्रिस्तान नजर आते हैं। भाई आप उसके लिए यहाँ क्यों नहीं सड़कों पे निकल आते हो? यासीन साहब, वो कत्ल करने के लिए आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, कत्ल करने के लिए आतंकवादी सूडान से आते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी रिपीट करूंगा, बंबई में जो हुआ, मैं ही नहीं, कश्मीर के सारे लीडरों ने उसको कंडम किया और कहा ब्रूटल की। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं शोर मचाने को तैयार हूं कि जिस आदमी ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी, उसके कैंप में आप गए, 4 घंटे वहां तक रहे, उस समय भी वो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब उस वक्त मामला आगे बढ़ रहा था, आपके हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में और कश्मीर में भी एक पॉजिटिव वाइब्स थी कि शायद मसला अब हल की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपसे एक फाइनल सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जैसे लोग जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, जो यहां पर आतंक फैलाते हैं, जो आतंकवादियों को तैयार करते हैं, उनसे किसी को भी बातचीत करनी चाहिए? क्या वो इंसानियत के दुश्मन नहीं है? क्या वो इस्लाम के दुश्मन नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो लश्कर तैयबा है कि वो कश्मीर के मसले पे बात करें, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है, जो मैंने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से मैं मिला तो उनको भी मैंने, जब मैं अमेरिका गया, वाइट हाउस में भी मैंने ये बात की, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी मैंने कहा, जो कश्मीरी मिलिटेंट लीडरशिप हैं, जिनका सरबराह सलाहुद्दीन है, मैंने कहा उनकी टॉक्स में शमूलियत ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि एक जेन्युइन पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा जेन्युइन टॉक्स के लिए। ये मेरा मौक़िफ़ है। बाकी जब मैं हाफिज सईद साहब की बात करता हूँ, हाफिज सईद साहब से हमने यही बात उस वक्त, जब मैं मरीद कैंप में जब मैं गया, मैंने उसको यही बात कही थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कोट किया था कि अगर इस वक्त 2 मुल्क और कश्मीरी बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी सलाह का कुछ तो असर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में यासीन मलिक पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को हल करो। हम कश्मीर के डिस्प्यूट में नहीं रहना चाहते हैं, वो कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं। अगर कश्मीर के लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, वो आप पर इतना यकीन करते हैं, तो क्यों नहीं आप चुनाव लड़ते और जीत करके आते? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं यासीन मलिक पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जाम है कि ये डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते। यासीन साहब, ये मैसेज मुझे भेजा है हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने। उन्होंने कहा कि ये जो भोली सी सूरत है, जो खूबसूरत सी आंखें यासीन मलिक की, इसके पीछे खौफनाक चेहरा है। उन्होंने याद दिलाया कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, उसमें आपका हाथ था। देखिए, अगर उसमें मेरा हाथ है तो इस पे एक्सक्लूसिवली एक अवामी अदालत बिठाई जाए, मैं उसमें शामिल पेश होने के लिए तैयार हूँ, जिसमें सारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आए। तो ये इल्ज़ाम है, तो कम से कम जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपके पास तो कोई इसके साथ आर्गूमेंट्स भी होनी चाहिए। आर्गूमेंट नहीं, उन्होंने तो बहुत सारे सबूत दिए हैं। और उन्होंने कहा कि बिट्टा कराटे नाम का आदमी था जिसने मारे, आपके कहने पर उसने 40 कश्मीरी पंडितों को मारा था। मुझे आप एक बात बताएं, 19 जनवरी 1990 को हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाई और बुजुर्ग वहाँ से निकले।
मुझे ये बात बताए 19 जनवरी 1990 तक, क्योंकि जब भी मैंने सुना है वो कहते हैं जीनोसाइड हो गया, इतने हजार मारे गए। तो मुझे बताए जब वो वहाँ से निकले तो मुझे ज़रा आप लिस्ट दीजिए उन लोगों के नाम जो आप कहते हैं मारे गए, कम से कम तो उनका नाम दीजिए ना। अगर आप कहते हैं सैकड़ों लोग मारे गए हैं, मुझे उन सैकड़ों 19 जनवरी सारे नाम उन केसेस में दर्ज है ना जो आपके खिलाफ है। मैं 19 जनवरी 1990 को खुद कश्मीरी पंडित बहन भाई मनाते हैं वहां से निकले, तो आप एक अदालत बिठाए एक्सक्लूसिवली इसी पे, उनको कहे आप सिर्फ लिस्ट लेकर आए जो जो मारे गए उन कितने लोग। चलिए ये बात आपके साथ तय रही, कश्मीरी पंडित आएंगे और यासीन मलिक आएंगे और सिर्फ इसी सवाल पर आपकी अदालत। बिल्कुल, मैं इसमें आने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो पॉलिटिकल मकसद है, क्या वो कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स जो इंडिया में हैं उनको ये नेगेटिव मैसेज नहीं देता जब आप बार बार जो इंडिया कहती है इंडियाज़ मोस्ट वांटेड लोग हैं, पाकिस्तान आगे मूव नहीं कर रहा है किसी भी तरह से टेररिज्म को ख़त्म करने में, आप मुरीद के जाते हैं, हाफिज़ सईद से मिलते रहते हैं, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट को कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दे रहा है आपकी तरफ से? मेरी बहन, मेरा एक सवाल है जो मैं पहले भी किया अभी भी कर रहा हूं। जब मैं मरीद कैंप में गया फुल नॉलेज में, क्योंकि वो पाकिस्तान के सारे अखबारों में आया, तकरीर भी मेरी, तब हिंदुस्तान